हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एग्जामपुर। हम है कलम से क्रांति, मैं पूर्णिमा गौर स्वागत करती हूँ आप सभी का, आप लोगों की अपनी साइंस की क्लास में। कैसे हैं आप सभी? एक बार जल्दी से सभी बच्चे आ जाएंगे और आज हम लोग करने वाले हैं अपने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस केमिस्ट्री के। ठीक है, तो जितने भी मेरे प्यारे छात्र हैं वो एक बार हम लोगों के साथ यहाँ पे आके जुड़ जाएंगे और जल्दी से अपनी क्लास को क्या कर देंगे, शेयर कर लेंगे। ठीक है, चलो तो जितने भी हमारे प्यारे छात्र एक बार क्लास को फटाफट से शेयर कर दो ताकि और बच्चे हमारे साथ यहाँ पे आके जुड़ जाएं। और हाँ, ये भी बताना कि बेसिकली ये जो अपना केमिस्ट्री है इसमें आपको सबसे ज्यादा टफ क्वेश्चंस कौन से लगते हैं या फिर सबसे ज्यादा टफ चैप्टर कौन सा लगता है, फिर हम उसके ऊपर भी काम करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, इसको मैं टीक्यू की कैटेगरी में डालती हूं। तो देखो जल्दी से बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज प्रोहिबिटेड ड्यूरिंग एयर ट्रैवल्स? हवाई यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी धातु निषिद्ध है? बताइए, हवाई यात्रा में कौन सी धातु नहीं ले जाई जा सकती? पता है आपको? वो जो थर्मामीटर होता है ना, कौन सा, कांच वाला, जिसके अंदर मरकरी भरी होती है, उस मरकरी थर्मामीटर को आप हवाई जहाज में नहीं लेके जा सकते। क्यों नहीं लेके जा सकते? आपने प्रॉपर्टी सुनी है मरकरी की, जिसको हम कहते हैं अमलगम बनाना। तो ये जो अमलगम होता है, ये अमलगम क्या करता है बेटा? तो हम क्या कह देंगे कि ये ना एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम के साथ एल्यूमिनियम अमलगम बना देगा। हवा छल्ले बनने लग जाएंगे किस चीज के? एल्यूमिनियम के, और उसकी वजह से क्या होगा? हवाई जहाज में छेद तक हो सकता है। ठीक है, फिर जैसे ही हवाई जहाज में छेद हुआ, समझ जाओ क्या होगा? क्रैश होने का खतरा। इसी वजह से एयर ट्रैवल्स में आप लोग मरकरी धातु को नहीं लेके जा सकते हैं, पारा को आप नहीं लेके जा सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, डैश फाइबर इज यूज्ड इन मेकिंग बुलेट प्रूफ जैकेट्स? बताइए कौन से फाइबर का इस्तेमाल होता है बुलेट प्रूफ जैकेट को बनाने में? अब देखो, बुलेट प्रूफ जैकेट्स जो होती है ना, इनको हम केवलार नाम से जानते हैं। ठीक है, केवलार नामक एक ब्रांड है जिसके अंदर बुलेट प्रूफ जैकेट्स को बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ना आपका पॉलीएमाइड या पॉलीकार्बोनेट्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि इनको बनाया जा सके। और आंसर क्या हो जाएगा? क्या कह दोगे कि मैडम जब भी हम बात करते हैं कौन सा फाइबर इस्तेमाल होगा, तो दैट इज केवलार। ठीक है, तो आप क्या कह दोगे? केवलर एक ब्रांड का नाम है और इसी से आपके पॉलीएमाइड्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे और उसी के कारण आपकी जो जैकेट होती है वो बुलेट प्रूफ हो जाती है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक रबर? बताइए निम्न में से कौन सा एक सिंथेटिक रबर है? क्या कह दोगे? कौन सा एक सिंथेटिक रबर है? लियोप्रीन है, मोनोप्रीन है, नियोप्रीन है या आइसोप्रीन है? पहली चीज तो मैडम सिंथेटिक रबर होता क्या है? देखो एक्चुअल में क्या होता है, आप लोगों ने साउथ में अक्सर देखा होगा, साउथ में रबड़ का निर्माण होता है और वो जो रबड़ होती है ना, वो हम आइसोप्रीन से निकालते हैं। ठीक है, किससे निकालते हैं? आइसोप्रीन से। अब वो जो आइसोप्रीन होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा रिजिड होती है, आप उसको खींचो वो टूट जाती है। अब वो खींचो और टूट गई, फायदा क्या? रबड़ का काम तो यही है ना, हम उसको जितना मर्जी स्ट्रेच करें और उसके बाद वो वापस अपनी शेप को रिगेन कर ले, वापस अपने उसी आकार में आ जाए, यही होता है ना। तो हम क्या देखते हैं बच्चा? हम ये देखेंगे कि जो नेचुरल रबड़ होती है उसको सही करने के लिए, उसकी प्रॉपर्टीज को एनहांस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? आइसोप्रीन में सल्फर गैस को मिला देते हैं, जिसकी वजह से आइसोप्रीन जो होगा ना बेटा, वो क्या हो जाएगा? क्या कह दोगे? उसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी। फिर उसको आप स्ट्रेच करोगे, वो स्ट्रेच होगा, वापस अपनी शेप में आ जाएगा और इस प्रकार से हमें बढ़िया मिलता है आइसोप्रीन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या आ जाता है कि जब हम सिंथेटिक रबड़ की बात करते हैं तो नियोप्रीन के द्वारा हम सिंथेटिक रबड़ को बनाते हैं। किसके द्वारा? नियोप्रीन के द्वारा। और आइसोप्रीन क्या है? ये आपका नेचुरल रबड़ है जिसको हमने सल्फर गैस के साथ रिएक्ट करके 5% सल्फर गैस के साथ रिएक्ट करके उसका वल्कनाइजेशन कर दिया। वल्कनाइजेशन यानी कि वल्कनीकरण कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया? वल्कनीकरण हमने कर दिया है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ? पेट्रोलियम क्या होता है? फटाफट से बताइए पेट्रोलियम क्या है बालक? क्या कह दोगे कि मैडम जब भी हम पेट्रोलियम की बात करते हैं हमारे पास क्या होता है? हमारे पास होता है कच्चा तेल। क्या है? कच्चा तेल है। अब ये जो कच्चा तेल होता है, इस कच्चे तेल को क्या किया जाएगा?
इस कच्चे तेल को हम उबालते हैं, ठीक है, इसको हम हीट करते हैं। जब हमने इसको हीट किया तो अब ये जो कच्चा तेल है ना, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोजन और कार्बन का एक बहुत लंबी सी चेन है। हमने इसको हीट किया, इसके मॉलिक्यूल्स टूटने शुरू हुए। जैसे ही मॉलिक्यूल्स टूटने शुरू हुए, जो हल्के हल्के मॉलिक्यूल्स है वो ऊपर 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 उठने शुरू हो गए। जैसे जैसे वो ऊपर उठे ऊपर उठे ऊपर उठे ऊपर उठे, यहां से आपको गैसेस बाहर निकलती हुई मिलती है। और जो एलपीजी आप लेते हो ना, इस्तेमाल करते हो, वो यही गैसेस तो हैं, ठीक है, वो क्या है, वो यही गैसेस तो होती हैं। तो इस वजह से ध्यान रखिएगा कि ये जो आपकी गैसेस हैं ये हाइड्रोकार्बन है। जो आप पेट्रोल इस्तेमाल करते हो वो हाइड्रोकार्बन है, जो आप बाइटुमन देखते हो वो हाइड्रोकार्बन है, जो आप केरोसिन देखते हो वो भी हाइड्रोकार्बन है। जब ये सब चीजें हाइड्रोकार्बन है तो आप बताओ पेट्रोलियम क्या है, वो भी तो हाइड्रोकार्बन्स का एक मिक्सचर होता है, ठीक है, क्या हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी बच्चे इस चीज को। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। बताइए फलों को पकाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, क्या कह दोगे, फलों को हमें पकाना है, किसका इस्तेमाल करोगे। देखो दो तीन चीजें होती हैं। पहला आ जाता है, फलों को पकाने के लिए आपको इथीन गैस की आवश्यकता है, जो कि प्लांट्स ने नेचुरल तरीके से निकाल दी, ठीक है, नेचुरल तरीके से इथीन गैस निकली और उसकी वजह से क्या हो जाता है सर, तो जो आपकी ये जो इथीन होती है ये नेचुरल तरीके से क्या करेंगे, हम इससे पका लेंगे फल को। लेकिन इन केस हमने फल को कच्चा तोड़ लिया, तो अब कच्चे फल को भी तो पकाना पड़ेगा। और इस कच्चे फल को पकाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम या तो हम इथीन गैस इसके ऊपर अप्लाई कर दें। अगर इथीन नहीं मिलती है तो हम क्या करेंगे, हम वहां पे कैल्शियम कार्बाइड अप्लाई कर देंगे। पता है जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसने इस चीज को बैन करा हुआ है कि नहीं कीजिए इस्तेमाल आप कैल्शियम कार्बाइड का। क्यों? क्योंकि जब कैल्शियम कार्बाइड पानी के साथ रिएक्ट करता है ना, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एसिटाइलिन बना देता है, ठीक है। दूसरा चीज क्या है, दूसरा है कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड, तो ये जो कैल्शियम कार्बाइड है ये क्या करेगा, ये पानी के साथ मिलके CaOH होल ट्वाइस और साथ साथ C2H2 बना देता है। और ये जो C2H2 है ना, ये है एसिटाइलिन। इसका इस्तेमाल भी हम फलों को पकाने के लिए कर सकते हैं। लेकिन इसमें पता है क्या होगा, आपको कैसे पता चलेगा कैल्शियम कार्बाइड के पके हुए हैं, तो जब एसिटाइलिन जो होती है ना, वो बाहर से तो आपके फल को पका देगी, लेकिन अंदर तक उसमें पहुंच नहीं पाएगी और आपका फल नहीं पकेगा, ठीक है, समझे। चलो फिर, तो यहाँ देखो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए या तो आपके पेपर ऑप्शन में इथीन होना चाहिए या फिर एसिटाइलिन होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे एसिटाइलिन तो हमको कहीं दिख नहीं रहा है, कहोगे मैडम इथीन भी नहीं दिख रहा है, लेकिन आप सोचो इथीन और इथाइलिन क्या अलग अलग हैं, कहोगे नहीं मैडम, दोनों चीजें तो एकदम सेम हो गई हैं। जब दोनों चीजें एकदम सेम है तो आंसर इथाइलिन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच फाइबर इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। बताइए किस रेशे को कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। किसको कहते हैं कृत्रिम रेशम, जल्दी से बताओ, कृत्रिम रेशम कौन सा है, आर्टिफिशियल सिल्क कौन सा है। नंबर 1 नायलॉन है, नंबर 2 रेयॉन है, नंबर 3 पॉलिस्टर है, या फिर एक्रिलिक है। अब देखो ये जो आर्टिफिशियल सिल्क है, पहली चीज तो मैडम सिल्क कहाँ से मिलता है ये भी सुन लो। सिल्क जो होता है ना, ये हमें सिल्क वर्म से मिलता है, रेशमी कीट से मिलता है। और ये जो आपके सिल्क वर्म्स होते हैं, ये जो आपके रेशमी कीट होते हैं, ये रेशमी कीट क्या करेंगे, क्या कह दोगे कि मैडम इनके द्वारा ही क्या उत्पन्न किया जाता है, सिल्क को, रेशे को उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। और सिल्क के वॉर्म्स का खेती करना, सिल्क वॉर्म्स की रियरिंग करना सेरीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है। सभी बच्चे इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हम इसको क्या कहते हैं बेटा, सेरीकल्चर हम इसको कहते हैं। नेक्स्ट बात आप सभी को यह भी ध्यान रखनी है कि
ये जो आपका आर्टिफिशियल सिल्क होता है, जब हम इसकी बात करते हैं, जो ये आपका आर्टिफिशियल सिल्क होता है बच्चा, जब हम इसकी बात करते हैं तो हम क्या कह देंगे कि जो रेयॉन होता है ये क्या हो जाएगा, अपना आर्टिफिशियल सिल्क हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, रेयॉन आपका आर्टिफिशियल सिल्क हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी, फैब्रिक मेड फ्रॉम डैश डज नॉट गेट रिंकल्ड इजीली। जल्दी से बताइए, इससे बना हुआ जो आपका फैब्रिक है उस पर आसानी से झुर्रियां नहीं पड़ती हैं। जल्दी से बताइए, किसके ऊपर झुर्रियां नहीं पड़ती हैं? कॉटन के ऊपर, सन के ऊपर यानी कि फ्लैक्स के ऊपर, सिल्क के ऊपर, या फिर पॉलिस्टर के ऊपर? जल्दी से बताएंगे। फैब्रिक जिसके ऊपर झुर्रियां नहीं पड़ती। अब सोचो, जब भी हम जिम वाले कपड़े पहनते हैं, जिम वियर्स पहनते हैं, उन जिम वियर्स के ऊपर क्या होता है, इन जिम वियर्स के अंदर अगर कभी ध्यान से देखना, उसमें लिखा होता है नियरली 90 से 95% उसमें पॉलिस्टर होता है, थोड़ा सा स्पैंडेक्स होता है जिसकी वजह से स्ट्रेचेबल होता है वो, और थोड़ा सा उसमें कॉटन का ब्लेंड होता है। तो अगर हम जिम वियर्स की बात करें, हमें उसको कभी भी आयरन नहीं करना पड़ता। क्यों नहीं करना पड़ता? क्योंकि ये जो आपके जिम वियर्स होते हैं इनमें पॉलिस्टर मौजूद होता है। ठीक है, और फिर क्या होगा, फिर जो है ना वो आपका आराम से काम करता है। अच्छा, एक और चीज कि मैडम ये जो पॉलिस्टर होता है ना, अगर ये 100% प्योर पॉलिस्टर हो ना तो वो ना हीट रेजिस्टेंट भी होता है। बहुत ज्यादा गर्मी दोगे तो वो चिपक जाएगा। ठीक है, इसलिए भी हम प्योर पॉलिस्टर को आयरन नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इथेन गैस हैज अ स्लाइटली डैश टेस्ट। बताइए, इथेन गैस में हल्का डैश स्वाद होता है। कैसा स्वाद होता है, जल्दी से बताएंगे। हल्का कैसा स्वाद होता है इथेन गैस में, सॉरी इथेन गैस में? तो आप क्या कह दोगे कि मैम देखो, इथेन जो है ना एक प्रकार की एल्केन है, और एल्केन्स के अंदर हम लोगों को मुख्य रूप से मीठापन देखने को मिलता है, स्वीटनेस देखने को मिलती है। क्या मिलेगी? स्वीटनेस हमको देखने को मिलती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इथेन गैस जो होती है वो हल्की मीठी होती है। नेक्स्ट आ जाता है, एल्कीन्स वर अर्लियर नोन एज। बताओ चलो, एल्कीन्स को पुराने जमाने में यह भी कहा जाता था। अब देखो, एल्कीन्स जो होती थी ना पुराने जमाने में, इनको तेल बनाने के लिए उपयोग किया जाता था। किसके लिए? तेल बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता था। तो अगर हम बात करें, इनको हम क्या कह देंगे? ओलेफिन्स। क्या कह देते हैं? ओलेफिन्स हम इनको कह देते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? ओलेफिन्स इसका सही उत्तर हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं ऑयल को बनाने के लिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज यूज्ड टू प्रिवेंट फ्रीजिंग ऑफ फ्यूल इन स्पेस क्राफ्ट्स? बताइए, जब भी हम स्पेस क्राफ्ट्स की बात करते हैं, हम अपने अंतरिक्ष विमानों की बात करते हैं, तो उनके अंदर जो फ्यूल है आप सभी जानते हो, आप क्या करते हो? क्रायोजेनिक फ्यूल भेजते हो। क्रायोजेनिक फ्यूल। अब ये जो क्रायोजेनिक है इसका मतलब ही क्या है? ये कम तापमान पर होता है, कम तापमान पर ये फ्यूल मौजूद होता है। और ये जो कम तापमान वाला आपका फ्यूल होता है, अगर हम इसकी बात करते हैं बेटा, तो हम क्या कह देंगे कि ये कम तापमान वाला फ्यूल कैसा होगा? कह दोगे कि मैडम ये तो जम जाएगा ऊपर, क्योंकि ऊपर तो ठंडी है ना, तो इस वजह से तो जम जाएगा। अब इसको जमने से रोकने के लिए क्या करेंगे? इसको जमने से रोकने के लिए हम डाल देंगे इसके अंदर ग्लाइकॉल। ठीक है, क्या डाल देंगे? ग्लाइकॉल डाल देते हैं। और ग्लाइकॉल एक प्रकार का अल्कोहल होता है। ठीक है, क्या होता है? एक प्रकार का अल्कोहल होता है। और इसी का इस्तेमाल करेंगे हम स्पेस क्राफ्ट को फ्रीज के अंदर जो भी आपका फ्यूल है, क्रायोजेनिक फ्यूल है, कम तापमान पे काम करने वाला जो फ्यूल है, उसको जमने से रोकने के लिए। ठीक है, आई जस्ट होप सो ये सब चीजें आपको क्लियर हो रही हैं। ठीक है, चलो। Which of the following metal melts in the hand? बताइए, निम्न में से कौन सी धातु हाथ में पिघल जाती है?
कहिए निम्न में से कौन सी धातु हाथ में पिघल जाती है? भैया मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में बहुत बार बताया आप लोगों को कि ऐसी कौन सी धातु है जो हाथ में पिघल जाती है। क्या कह दोगे कि मैडम जो धातु हाथ में पिघल जाती है ना, उसका नाम क्या है? उसका नाम है गैलियम। गैलियम की अगर हम बात करें, उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना वो 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। और हमारे शरीर का तापमान कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। हमारे रूम का तापमान कितना होता है आमतौर पे? 27 डिग्री सेल्सियस। तो 27 डिग्री सेल्सियस पे वो पिघलता नहीं है, लेकिन तो वो आराम से बैठा रहता है, मतलब पड़ा रहेगा रूम में। लेकिन जैसे ही हम बात करेंगे, उसको हाथ में रखेंगे, उसमें हमारे हाथ की हीट जाएगी। हमारे हाथ की हीट जाने के कारण क्या होगा? वो पिघलना शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है? वो पिघलना शुरू हो जाता है। और आंसर क्या हो जाएगा? गैलियम इसका सही उत्तर है। मेल्टिंग पॉइंट सीजियम के वो उसका सोडियम का भी कम होता है, लेकिन वो हमारे हाथ में ना पिघलता नहीं है। ठीक है, चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट? बताओ चलो, इनमें से किसका जो गलनांक है वह सबसे कम है? गलनांक सबसे कम निम्न में से किसका है? जल्दी से बताएंगे किसका गलनांक सबसे कम है। आयोडीन का है, लेड का है, टिन का है या मरकरी का है? जल्दी से कहिए क्या सही आंसर हो जाएगा। चलो तो देखो यहाँ पे कि लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट की बेटा जब भी हम बात करते हैं, देखो सभी बच्चे जो है ना एक बार क्लास को लाइक और शेयर करो, क्योंकि ऐसे तो काम नहीं चलेगा। यहाँ पे इतनी मेहनत से हम लोग जो है आपके लिए काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी ना यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो तो वापस आओ और शेयर करते रहना, साथ साथ जितने अभी लाइव वॉचिंग है कम से कम इतने लाइक्स तो पहुंचा दो। चलो फटाफट से देखो यहाँ पे इनमें से कौन सा जो है लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा? किसका? आयोडीन का, लेड का, मरकरी का या टिन का? तो अब देखो हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि जो भी हमारे धातु होते हैं ना, इनका उच्च मेल्टिंग पॉइंट होता है। गलाने में बहुत ऊर्जा जाती है, बहुत तापमान चाहिए, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो तो कम तापमान पे भी गल जाते हैं, है ना। तो इस वजह से अगर हम बात करते हैं आयोडीन की, तो आयोडीन का जो तापमान है, जो गलनांक है, वो काफी कम होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो तो अधातु है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इज द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ हार्ड कोल? बताइए कठोर कोयले का उच्चतम प्रकार कौन सा है? हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ हार्ड कोल, एंथ्रेसाइट, बाइटुमिनस, लिग्नाइट या फिर पीट? कठोर कोयला निम्न में से कौन से तरीके का मिलेगा कठोर कोयला? आप क्या कह दोगे कि कठोर कोयला जो होता है वो एंथ्रासाइट, बाइटुमिनस, लिग्नाइट या फिर पीट? अब देखो ध्यान रखना, जो भी ये नाम है ना, इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा दो। ठीक है, जो स्टार्टिंग में है भैया, आप देखते हो ए ग्रेड वाले बच्चे टॉप लेवल के होते हैं, बी ग्रेड वाले थोड़े से नीचे, ठीक है, सी ग्रेड, डी ग्रेड, ऐसे करके ग्रेड्स कम होती चली जाती है। ठीक, यहाँ पे जो अपना कोयला है ना, इसको भी ऐसे याद रखना है। ए ग्रेड का जो कोयला है उसको हम एंथ्रासाइट कहते हैं। इसमें हाईएस्ट कार्बन कंटेंट होता है, सबसे ज्यादा कार्बन कंटेंट आपको इसी एंथ्रासाइट में मिलता है। और क्योंकि एंथ्रासाइट में आपको सबसे ज्यादा कार्बन देखने को मिल रहा है, इस वजह से आप लोग क्या ध्यान रखेंगे कि ये जो आपका एंथ्रासाइट है, यही आपका बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल है, हार्डेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल है। कहोगे मैम हार्डेस्ट कैसे? तो ध्यान रखना, जिसके अंदर जितना ज्यादा कार्बन कंटेंट उतना ही ज्यादा हार्ड क्वालिटी का वो कोल हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा कि मैडम यही हाईएस्ट क्वालिटी का कोल है, हार्डेस्ट क्वालिटी का कोल है। और सबसे सॉफ्ट कोयला कौन सा है? पीट। सॉफ्ट है बहुत ज्यादा, एकदम बेकार, घटिया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आ जाता है कि आंसर क्या हो जाएगा? ये एंथ्रासाइट इसका सही आंसर। लिग्नाइट जो होता है ना, आप इसको ब्राउन कोल के रूप में जानते हो। किस रूप में? ब्राउन कोल के रूप में जानते हो, भूरा कोयला के रूप में जानते हो। ठीक है, क्या है ये? भूरा कोयला है, यानी कि ब्राउन कोल होता है। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे इस बात को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है विच मेटल इज कंटेन्ड इन द क्लोरोफिल? बताइए क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? कौन सा धातु है क्लोरोफिल में? कहो चलो जल्दी से, क्या आंसर हो जाएगा? क्लोरोफिल में कौन सा धातु आप लोगों को मिलता है? क्या कह देंगे हम सभी
कि मैडम देखिए जो क्लोरोफिल होता है ना, पहली चीज तो ये मिलता कहाँ है, हमारे पास जो पत्ती होती है ना हमारे पेड़ की, उस पेड़ की पत्ती के अंदर होते हैं रंध्र, यानी कि स्टोमेटा। इस स्टोमेटा के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे मिलेगा हम लोगों को मैग्नीशियम धातु, ठीक है। और वो जो मैग्नीशियम धातु है वो किसके अंदर है, क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल किसके अंदर है, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट कहाँ है, स्टोमेटा में, ठीक है। और वहीं पे क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। स्टोमेटा की रक्षा कौन करता है, गार्ड कोशिका, ठीक है, गार्ड सेल, ये इसकी रक्षा करने के लिए बैठे होते हैं। और ये गार्ड सेल जब स्वेल हो जाते हैं, सूज जाते हैं, खुल जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से जो भी आपका प्लांट है उसके स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेती रहेगी, ठीक है, और ऑक्सीजन को छोड़ती रहेगी, लाइट को एब्जॉर्ब करती रहेगी इसी मैग्नीशियम के कारण, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज अ वॉशिंग सोडा। जल्दी से बताओ वॉशिंग सोडा क्या है, एल्यूमिनियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्यूमिनियम सल्फेट या फिर सोडियम कार्बोनेट। क्या कह दोगे, क्या कहेंगे हम लोग कि मैडम जब भी हम वॉशिंग सोडा की बात करते हैं तो वॉशिंग सोडा क्या हो जाता है, हम कहेंगे Na2CO3.10H2O। देखो पेपर में ना इसके वाटर मॉलिक्यूल्स पूछ लिए जाते हैं कि इसके अंदर जल के कितने अणु हैं ठीक है, इसके अंदर जल के कितने अणु हैं, ये आप लोगों से अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो वॉशिंग सोडा जो होता है, अगर हम इसकी बात करें, इसमें 10 जल के अणु होते हैं। और नाम क्या दिख रहा है आपको, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अच्छा सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, ये आपका बेकिंग सोडा होता है। ये क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है। अच्छा अगली बात आ जाती है कि मैम अगर बेकिंग सोडा के अंदर टार्टरिक अम्ल मिला दिया जाए, अगर हम इसके अंदर टार्टरिक एसिड मिला दे तो क्या हम बना देंगे बेकिंग पाउडर। तो यस वेरी गुड, इसके अंदर हम क्या बना देंगे, बेकिंग पाउडर बना देते हैं। क्या बना देते हैं, बेकिंग पाउडर बना देते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा इसका सही, सोडियम कार्बोनेट इसका सही आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। बताइए निम्न में से किस तत्व का सबसे निम्न गलनांक होता है, लोहा है, नाइट्रोजन है, आयोडीन है या फिर सीसा है। इनमें से किसका सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट है, आयरन, नाइट्रोजन, आयोडीन या फिर लेड। चलो जल्दी से बताएं, देखें अभी अभी मैंने ऐसा ही क्वेश्चन कराया है, मैं इसीलिए वेट कर रही हूं कि जो है देखें आप में से कितने बच्चे सही आंसर कर पाएंगे थैंक यू। बताइए जरा जल्दी से कि लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट निम्न में से किसका होता है, गलनांक सबसे कम किसका है। तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है, आयरन है, नाइट्रोजन है, आयोडीन है, लेड है। कहोगे मैडम आयरन और लेड तो नहीं होंगे, लेकिन यहाँ तो दो दो नॉन मेटल हैं, किसका नाम दें। अब देखो यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाओ, आयोडीन की अगर मैं बात करती हूँ, आयोडीन जो है ये सॉलिड है, और जो नाइट्रोजन है ये कैसा है, ये है गैस। तो ये जो सॉलिड है और गैस है, इन दोनों की अगर मैं फर्क की बात करती हूँ तो हम क्या देखेंगे, हम यह देखते हैं कि भैया ये जो सॉलिड है इसको लिक्विड करने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा, और जो गैस है उसके लिए हमें कम टेम्परेचर की आवश्यकता है। तो मेल्टिंग पॉइंट किसका कम है, क्या कह दोगे, नाइट्रोजन का कम हो जाता है, ठीक है। किसका कम है, नाइट्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। चलो, फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ, जल्दी से बताइए एक इलेक्ट्रिक बल्ब का तंतु का निर्माण डैश से होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब के तंतु का निर्माण पूछ रहे हैं, किसके द्वारा हुआ है, क्या कहोगे। इलेक्ट्रिक बल्ब जो है अगर हम उसकी बात करें तो उसकी दो खास बातें चाहिए होती हैं। नंबर वन, पहली चीज क्या है, पहली चीज ये है कि भैया वो ज्यादा चमकना चाहिए। अब चमकेगा तो तब ना जब उसके अंदर हीट जाएगी और वो लाइट जाएगी, जब उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो उसकी वजह से वो हीटअप होता है। हीटअप होने के कारण क्या होगा, उसमें एनर्जी एमिट होगी और फिर वो हमें जलता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन
मैडम वो पिघलता तो नहीं है, तो पिघलता नहीं है इसका मतलब क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, ठीक है। और यही दो मुख्य प्रॉपर्टीज होती हैं। और फिलामेंट जो बना होता है वह टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन को पुराने जमाने में क्या कहा जाता था, पेपर में बहुत बार पूछा गया है, आंसर हो जाएगा वोल्फ्राम। क्या हो जाएगा, वोल्फ्राम कहा जाता था इसको, ठीक है। और ये जो वोल्फ्राम होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है। नियरली 3000 के आसपास इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इसका वो 5500 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, ठीक है। तो देख रहे हो कितना ज्यादा इसका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि ये जो आपका बल्ब होता है इसमें फिलामेंट तो चलो इसका बन गया, लेकिन यहाँ पे गैसेस कौन सी भरी जाती हैं, आर्गन या फिर नाइट्रोजन गैस यहाँ पे भरी जाती है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। क्यों भर दी, ताकि यहाँ पे आपका जो धातु है नंबर 1 उसका कोरोजन ना हो जाए, और नंबर टू क्या, नंबर 2 ये कि आपका वो जो धातु है कहीं वहां पे जलने की वजह से वाष्पीकरण ना हो और फिर आपका बल्ब ना फूट जाए, ठीक है। तो आप में से बहुत सारे शरारती बच्चे ऐसे होते हैं जो बल्ब के ऊपर जलते हुए गर्म बल्ब के ऊपर पानी डाल देते हैं, फिर वो फूट जाता है ना। आप में से बहुत सारे ऐसे शरारती बच्चे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इफ वाटर स्मेल्स बैड देन द ओडर कैन बी रिमूव्ड बाय एडिंग डैश। अगर पानी से बदबू आती है तो उस गंध को इसको जोड़कर हटाया जा सकता है, मतलब इस पानी की बदबू को हटाने के लिए इस चीज को डाल दो पानी में, भाई साहब सारी बदबू को सोख लेगा। पता है इसका जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है, आपने फोम देखी है, देखो यहाँ पे फोम लगी हुई है पर दिखाऊं कैसे, नहीं समझ में आ रहा। यहाँ देखो ये फोम है, फोम के अंदर यहाँ पे बहुत सारे छेद होते हैं। बर्तन मांजने वाला जो ये येलो वाला जो पार्ट होता है, ठीक है ना, स्पॉन्ज जिसको कहते हैं, तो स्पॉन्ज जैसा ही उसके अंदर क्या होता है, खाली खाली जगह होती है, और वो जो खाली खाली जगह होती हैं उनके अंदर बदबू वो एब्जॉर्ब कर लेता है और उसकी वजह से आपका पानी बदबू मुक्त हो जाता है। तो ये काम किसका है, ये काम है एक्टिवेटेड कार्बन का। कहोगे मैडम बाकियों का काम क्या है, तो एलम जो होता है ना, ये मिट्टी के स्कंदन में, जैसे अगर आपका मडी वाटर आ गया, पानी ऐसा जिसके अंदर मिट्टी बहुत ज्यादा है, अगर वो आ जाता है, थैंक यू, अगर वो आ जाता है तो हम क्या देखते हैं, अगर ऐसा पानी आ गया तो आप क्या करोगे, उसमें फिटकरी घुमा दो, ऐसा स्कंदन हो जाएगा, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, ठीक है, ध्यान रखोगे। अगर पानी के अंदर कलर आ गया है, ठीक है, तो उस पानी के कलर को हटाने के लिए आप ब्लीच का इस्तेमाल करोगे। तो ये मडी वाटर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है, मडी वाटर ट्रीटमेंट। ब्लीच जो होता है यह किस चीज के लिए इस्तेमाल होगा, तो ध्यान रखिएगा, ये जो ब्लीच हो जाएगा ये इस्तेमाल होता है कलर ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, ठीक है। अगर उसका रंग हटाना है तब आप उसका इस्तेमाल करोगे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द ब्राउन कोल। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर किसी ने गलत किया तो भैया आपने पढ़ा नहीं है, इसका मतलब वो सवाल पीछे जाके एक बार देख के आओ उस सवाल को, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हमने पूछा आपसे ब्राउन कोल कौन सा है, तो ब्राउन कोल हम इसको कहते क्यों हैं, क्योंकि ये भूरे रंग का हमको दिखाई देता है, ठीक है, ब्राउनिश कलर का ये हमको दिखाई देता है, ठीक है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन कंटेंट बाकियों के मुकाबले कम होता है, ठीक है। और लिग्नाइट को ही हम ब्राउन कोल कहते हैं। यह क्वेश्चन बहुत बार आप लोगों से पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए, द किंग ऑफ मेटल्स इज, बताइए धातुओं का राजा कौन है, धातुओं का राजा कौन है। गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है या एल्यूमिनियम है। धातुओं का राजा सोना, चांदी, लोहा या फिर एल्यूमिनियम, क्या कह दोगे, कौन है धातुओं का राजा, सोना, चांदी, लोहा या फिर एल्यूमिनियम। क्या कहोगे कि मैडम देखो, जब भी हम धातु राज की बात करते हैं तो जो सबसे ज्यादा जो है आपकी अच्छी प्रॉपर्टीज वाला धातु है वो है सोना। साथ साथ अगर हम इसकी बात करें भैया कॉस्टली भी है ना, तो इसी को हम क्या कहते हैं, धातु राज कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोट्रिक इन कैरेक्टर, बताइए। चलिए, कौन सी एक ऐसी धातु है जिसका जो नेचर है वह है एम्फोट्रिक, यानी कि उभयधर्मी। अब ये उभयधर्मी क्या होता है, ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है, दोनों के
साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, एसिड और बेस दोनों के साथ ये रिएक्शन करता है, इसी का नाम क्या है, इसी का नाम है उभयधर्मी आपका ऑक्साइड, ठीक है। ऑक्साइड बोले तो इसके साथ ऑक्सीजन लगा हुआ आपको मिलेगा। इसके एग्जाम्पल में आपको जिंकेट ध्यान रखना है, यानी कि जिंक ऑक्साइड ध्यान रखना है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ध्यान रखना है, ठीक है, जिसको आप एल्यूमिना कहते हो। तो आप इन दो एग्जाम्पल्स को ध्यान रखिएगा। अब बात आ जाती है कि मैडम यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसमें से आंसर कौन सा होगा, ये भी बता दीजिए। तो देखो कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है ये बेसिक नेचर का होता है, क्षारीय इसका गुणधर्म होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करती हूँ भैया, कार्बन होता है एक अधातु, नॉन मेटल, और नॉन मेटल जो होता है वह जब भी रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाता है, एसिडिक ऑक्साइड बनाता है, यानी कि ये कैसा होगा, ये अम्लीय ऑक्साइड होगा, ये सिर्फ बेस के साथ रिएक्ट करेगा। सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ बात करते हैं तो यह भी कैसा बनाता है, क्षारीय ऑक्साइड आप लोगों के लिए बना देगा। लेकिन ये जो टिन ऑक्साइड होता है ना, धातु है टिन, ठीक है, ये क्या है बच्चा, धातु है ये टिन। और इस धातु यानी कि धात्विक ऑक्साइड का अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करती हूं तो हमको क्या मिलेगा कि ये धात्विक ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों के साथ ही रिएक्ट कर जाता है, दोनों के साथ ही ये रिएक्ट कर जाता है। इस वजह से हमको क्या मिलेगा आंसर, इस वजह से हमको आंसर मिल जाता है SnO2, ठीक है। एक सेकेंड, जो सिलिकॉन ऑक्साइड जो होगा ना ये एसिडिक होना चाहिए, बेस नहीं, बेस पे गलत मार्क कर दिया है, ये आपका अम्लीय होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल डज नॉट कंटेन ऑक्सीजन, बताइए इनमें से कौन से धातु के अंदर, कौन से खनिज के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिलता है। भाई देखो, हेमेटाइट है, बॉक्साइट है, क्रायोलाइट है या कैल्साइट है। इसको आप रखिए अपना होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन में भी मैं क्या चीज दे रही हूं आपको, होमवर्क में आपको सिर्फ उसका फॉर्मूला लिखना है, क्योंकि ये फॉर्मूला पेपर में पूछा गया है। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है ये, जिसको हम कहते हैं क्रायोलाइट, ठीक है। ये जो क्रायोलाइट होता है ना, इसके अंदर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलता। तो अब आपको क्या करना है, नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है इसका फॉर्मूला, ठीक है। चलो, एलिमेंट विद द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज, बताइए उच्चतम आयनीकरण ऊर्जा वाला तत्व कौन सा है। अब आयनीकरण ऊर्जा याद है, आयनीकरण ऊर्जा क्या कह दोगे कि मैडम ये तो वो ऊर्जा है ना, एक परिवार है, उस परिवार के अंदर कुछ लोग मौजूद हैं, ठीक है, जो बाह्य कक्ष में जो सबसे छोटे बाहर वाले जो लोग हैं उनमें से एक इलेक्ट्रॉन यानी कि एक परिवार के सदस्य को उस परिवार से हटाने के लिए जो बाहर से जो आंटी आती हैं वो कितनी आग लगाती हैं, ठीक है, उनको कितनी आग लगाने की आवश्यकता है, उसी को हम आयनन ऊर्जा कहते हैं या आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं सोडियम की, सोडियम के बाह्य कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और वो जो एक इलेक्ट्रॉन है ना उसकी बहुत अच्छी नहीं बनी हुई अपने वो न्यूक्लियस से, वो ना न्यूक्लियस की बात सुनता नहीं है, न्यूक्लियस खुंदस खाए बैठा है, कहता बस एक मौका मिले मैं इसको बाहर निकाल दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब बाहर से क्या होता है, आप थोड़ी सी ऊर्जा दे देते हो, आपने थोड़ी सी आग लगा दी, कहते पता है ये न्यूक्लियस ये तुम्हारे बारे में ना ऐसा कह रहा था, ये इलेक्ट्रॉन, आपको आ गया गुस्सा, मतलब न्यूक्लियस को आ गया गुस्सा। मैंने कहा अच्छा तूने मेरे बारे में ऐसा कहा, ठीक है मैं तुझे अपनी जायदाद से बेदखल करता हूँ, ठीक है भाई साहब, वो इलेक्ट्रॉन बेदखल हो गया, मतलब सोडियम में से हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए थोड़ी सी आग लगानी पड़ी, सिर्फ इतना बोला पता है आपके बारे में ऐसा कह रहा था, उसने ये भी नहीं सुना कि क्या कह रहा था, लेकिन छोड़ दिया। तो इसका मतलब क्या, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रॉन को निकालने की जो ऊर्जा है बहुत कम है। लेकिन फिर हमारा पाला पड़ गया उससे, हीलियम से। हमने कहा चलो कोई नहीं, अब हीलियम में भी आग लगा के आते हैं। गए हम लोग हीलियम के पास, हीलियम के बाह्य कक्ष में, या हीलियम या नियॉन किसी को भी पकड़ लो, पूरी नोबल गैस की फैमिली पकड़ लो, ठीक है। तो हमने मान लो नियॉन है हमारे पास, नियॉन के बाह्य कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है और हीलियम में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बाह्य कक्ष में, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। हमने दोनों के पास जाके कहा उसके न्यूक्लियस है, पता है तुम्हारा वो जो इलेक्ट्रॉन था ना वो ये कह रहा था। तो हीलियम का न्यूक्लियस बड़ी समझदारी से आंसर देता है, कहता कोई बात नहीं बच्चा है अभी सीख जाएगा धीरे धीरे। आपने कहा यार यहाँ तो काम नहीं बना, अब आप और थोड़ी ऊर्जा लगाओगे। अरे पता है तुम्हारे जो है ना मायके वालों के लिए भी ये कह रहा था। सब हीलियम को भी थोड़ा सा आएगा गुस्सा,
कहीं को कोई बात नहीं, चलो हम सिखा देंगे आगे, और आगे नहीं करेगा ये। भाई साहब आपको भी शांति नहीं मिली, आपने भी कहा नहीं नहीं मैं तो निकाल के रहूंगा इस इलेक्ट्रॉन को, तो आप अब और ज्यादा ऊर्जा लगाओगे, और ज्यादा ऊर्जा, तो वो जो मैक्सिमम ऊर्जा होगी जिस टाइम पे वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा वो होगी उसकी आयनाइजेशन एनर्जी। अब आप खुद सोचिए, जिसका बाह्य कक्ष का जो क्या बोलते हैं बॉन्डिंग सबसे अच्छी है, क्या वो बहुत जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा? भाई साहब वो क्या है, निर्वाण की स्थिति में कहता मेरा परिवार एकदम बेस्ट है, मुझे किसी से ना लेना एक ना देना दो, ठीक है। और वो क्या करेगा, आप क्या कह दोगे, आप कहोगे कि मैडम ये तो निर्वाण की स्थिति में, इसमें से एक को निकालना ना बहुत ही बड़ी महाभारत है। तो हम क्या देखते हैं कि जितने भी हमारे ऐसे तत्व हैं जो जिनका बाह्य कक्ष पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है, उनकी आयनन ऊर्जा उच्चतम होती है, हाईएस्ट होती है, ठीक है, ध्यान रखोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू विट्रियोल इज अनदर नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, बताइए नीला थोथा निम्न में से किसका एक अन्य नाम है? बताओ चलो, नीला थोथा निम्न में से किसका एक अन्य नाम है? ब्लू विट्रियोल को आप नीला थोथा भी कहते हो, जहर है पता ही है, और कुछ लोग कहते हैं, मतलब आई डोंट नो कितना सटीक है या कितना नहीं, कि इसको जो है ना, तो इसके कुछ अंश को इस्तेमाल किया जाता है वैसे आयुर्वेद के अंदर, जो आपकी कुछ पर्टिकुलर मुंह के रोग होते हैं ना उनके लिए, लेकिन खुद से मत ट्राई कर लेना, सच्ची में जहर है ये, निकलना नहीं चाहिए इसको। चलो तो कॉपर सल्फेट है, ऑक्सीजन है, कॉपर है, या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो हम देखो जब कॉपर सल्फेट की बात करते हैं तो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट CuSO4.5H2O जो होता है ना, यही क्या है, यही अपना ब्लू विट्रियोल होता है, ठीक है, यही क्या है अपना ब्लू विट्रियोल है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो पट्टी होती है ना वो व्हाइट कलर की होती है। चलिए, सार टेस्ट ऑफ कोको कोला इज ड्यू टू, बताइए जी कोको कोला का खट्टा स्वाद किसके कारण होता है? किसके कारण है कोको कोला खट्टा खट्टा सा है? सोच के बताओ। देखो कोको कोला के अंदर हमने क्या डाल दिया, कार्बोनिक एसिड डाल दिया, जिसकी वजह से उसमें बुलबुले आ रहे हैं, लेकिन उसके खट्टेपन के लिए हमने उसमें क्या डाला, फॉस्फोरिक एसिड डाल दिया, और उस फॉस्फोरिक एसिड के कारण वो हमको खट्टा खट्टा सा प्रतीत होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस यूज्ड एज एन एंटासिड इज, बताइए कहता है कि कौन से बेस का उपयोग एक एंटासिड के रूप में किया जाता है, एक प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है। प्रति अम्ल, प्रति अम्ल के रूप में किस क्षार का उपयोग किया जाता है? ओके, प्रति अम्ल के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? क्या कह दोगे कि मैडम ये जो प्रति अम्ल होता है ना, इसमें हम उपयोग करते हैं अपने एसिड्स को कम करने के लिए, आपके पेट के अंदर जो एसिड हो रहा है ना उसको कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और यहाँ पे जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है, MgOH होल ट्वाइस जो होता है, इसका उपयोग हम करते हैं प्रति अम्ल के रूप में। MgOH होल ट्वाइस, यही क्या है अपना प्रति अम्ल हो जाता है। यही क्या है बच्चा अपना प्रति अम्ल हो जाता है। तो बेस यूज्ड एज एन एंटासिड इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। चलिए, द नेचुरल इंडिकेटर इज, प्राकृतिक संकेतक निम्न में से कौन सा है? कहिए, निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक संकेतक है? अब ये प्राकृतिक संकेतक या प्राकृतिक सूचक का मतलब क्या होता है कि ये हमें जो भी इंडिकेटर मिला ये हमें नेचर से मिला, और नेचर से मिले हुए इस इंडिकेटर के अंदर क्या हो रहा है कि जब आप किसी अम्ल को डालते हो तो ये कोई रंग प्रदर्शित करता है, या फिर जब हम किसी क्षार को डालते हैं तब ये कोई रंग देता है, और इसी को हम क्या कहते हैं? नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं, ठीक है। तो फिनोफ्थलीन हो गया, लिटमस हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, या फिर ऑल ऑफ दीज हो जाता है, ठीक है। तो प्राकृतिक संकेतक क्या हो जाएगा? क्या कह दोगे कि मैडम जो फिनोफ्थलीन है उसको तो केमिस्ट्री लैब में बनाया था, तो अगर फिनोफ्थलीन की बात करूं, एसिड में कोई रिएक्शन नहीं देता, लेकिन बेस में पिंक कलर का हो जाता है, क्षार में ये गुलाबी रंग का होता है, इसीलिए हम इसको गुलाबी सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? गुलाबी सूचक कह देते हैं। और अगर हम बात करते हैं मिथाइल ऑरेंज की, एसिड यानी कि अम्ल के अंदर ये लाल हो जाएगा भैया, लाल मतलब खतरा, ठीक है, खतरा मतलब एसिड, ठीक है। चलो, बेस में कैसा हो जाता है? बेस में ये येलो कलर का हो जाता है,
ठीक है, ध्यान रख लेना। चलो अब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिथमस इसका सही आंसर हो जाएगा। नेचुरल इंडिकेटर पत्ता गोभी लाल वाली, ठीक है। इसके अलावा जो आपके जरसूनिया के जो फूल्स होते हैं, पेटूनिया के जो फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसके अलावा हल्दी हुआ, गुड़हल का फूल हुआ, ये सब क्या है आपके नेचुरल इंडिकेटर्स है, ठीक है। चलिए, सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज अ सॉल्ट ऑफ, बताइए कि जो सोडियम कार्बोनेट है वो एक बेसिक सॉल्ट है, वो एक क्षारीय लवण है, क्योंकि उसमें एक डैश नमक है। बताओ चलो, क्षीण अम्ल होता है, क्षीण क्षार है, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार, क्षीण अम्ल प्रबल क्षार या प्रबल अम्ल क्षीण क्षार। अब भैया क्षारीय नमक है, क्षारीय नमक का मतलब क्या है, इसमें OH नेगेटिव आयंस ज्यादा हैं। OH नेगेटिव आयंस ज्यादा है, इसका मतलब क्षार प्रबल होना चाहिए। ये दोनों गलत हो गए। और देख लो, प्रबल अम्ल के साथ प्रबल क्षार तो मैच हो जाएगा, मतलब बराबर कर देगा, लेकिन क्षीण अम्ल और प्रबल क्षार मिलके क्या बनाएंगे, OH नेगेटिव आयन एक्स्ट्रा वाला आपका कोई एक लवण बना देते हैं। चलो, द एसिड यूज्ड टू डिसॉल्व गोल्ड इज, बताइए। देखो, गोल्ड क्या है ना, एक अनरिएक्टिव धातु होती है, जल्दी रिएक्ट नहीं करती है। और अगर ये जल्दी रिएक्ट नहीं करती है तो हम क्या देखेंगे, अगर ये जल्दी रिएक्ट नहीं कर रही है तो हम लोग क्या देखेंगे बेटा, कि हमें यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड्स डालने पड़ेंगे, और हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्वा रिजिया का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अब हम क्या करेंगे, आप लोगों को होमवर्क में बताना है एक्वा रिजिया का कॉम्पोजिशन क्या होता है, ठीक है। तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। दिस इज पूर्णिमा गौर साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।